वेलकम टू मेंटल बायोलॉजी क्लासेस। आज हम बायोलॉजी के 12th की चैप्टर 3 के बारे में आज बात करेंगे। शुरू से लेते हुए आप सभी बच्चे शुरू से बढ़िया समझते हुए चलेंगे, जिसका नाम है मानव जनन, ह्यूमन रिप्रोडक्शन। यानी मानव में जनन क्रिया किस प्रकार होती है, कौन कौन से अंग इसमें भाग लेते हैं, क्या इसमें परिवर्तित होती है, शरीर का क्या बदलाव होता है, यानी किस प्रकार यह जनन होती है, वह सारी क्रियाएं हम इसमें पढ़ेंगे। पहले तो इससे पहले कुछ हम पुराने चैप्टरों के बारे में उनसे कुछ रिलेटेड कुछ सवाल हैं जो आप सभी को बताना चाहते हैं। जो बच्चे शुरू के चैप्टर 2 यानी 1 और 2 नहीं पढ़े हैं, उनमें के कुछ पुराने तथ्यों को हम आज इसमें बताते हैं। पहली बात तो ये कि धरती पर जीवों की उत्पत्ति कब हुई। धरती पर जीवों की उत्पत्ति कब हुई? तो धरती पर जीवों की उत्पत्ति आज से 4000 से 4200 मिलियन वर्ष पूर्व हुई थी। मिलियन वर्ष पूर्व हुई थी, यानी धरती पर जीवों की उत्पत्ति 4000 से 4200 मिलियन वर्ष पूर्व हुई थी। और धरती पर पहला जीव जो था वह कहाँ देखा गया? धरती पर पहला जीव कहाँ देखा गया? तो आदि सागर में देखा गया। जिन बच्चों ने पिछले वीडियो में पिछले क्लास को नहीं किए हैं, वो सभी इस सभी को ऑब्जेक्टिव की तरह अपने नोटबुक पर लिख लेंगे। चलिए, आदि सागर में देखा गया। अगर क्वेश्चन है कि अभी तक धरती पर कितने जीव पाए जाते हैं, तो आप जाने धरती पर 20 लाख जातियां पाई जाती हैं। 20 लाख धरती पर कुल कितनी जातियां हैं जीवों की? तो 20 लाख जातियां हैं, जिनमें 3 करोड़ नस्ल हैं। कितने हैं? 3 करोड़ नस्लें हैं अभी तक ज्ञात। और याद रखिएगा, हर एक वर्ष 10,000 नई नस्लों की खोज हमारे वैज्ञानिक करते हैं। इसलिए यह जो 3 करोड़ नस्लें हैं, यह आपके आ जाते हैं लगभग में, क्योंकि हर एक वर्ष 10,000 की खोज हो रही है, तो यह परिवर्तित होते रहते हैं। अब हम बात करते हैं कि जो जीव होते हैं उनमें जनन क्रिया 2 प्रकार से होती है। एक लैंगिक जनन क्रिया सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, और एक अलैंगिक क्रिया जो एनसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। लैंगिक क्रिया में क्या होती है कि 2 विपरीत गुण वाले और 2 विपरीत अंगों वाले जीव एक साथ संबंध बनाते हैं। यानी जब नर और मादा के संबंध मात्र से जनन क्रिया होती है तो उसे लैंगिक जनन लैंगिक कहते हैं। और वही जिसमें अलैंगिक में क्या होता है कि दोनों की आवश्यकता नहीं होती, वे एक ही जीव अपने द्वारा प्रजनन करते हैं, उसको अलैंगिक क्रिया कहते हैं। याद रखिएगा, अलैंगिक क्रिया वही जीव करते हैं जो उभयलिंगी होते हैं। उभयलिंगी का अर्थ होता है कि नर और मादा जनन अंग एक ही जीव में पाए जाते हैं, उसे उभयलिंगी कहते हैं। जबकि लैंगिक जनन अंग में यानी लैंगिक क्रिया में वही जीव भाग लेते हैं जो एक लिंगी होते हैं, यानी एक लिंगाश्रय जीव ही लैंगिक जनन में भाग लेते हैं। तो आप जानते हैं कि 2 प्रकार की जनन क्रिया कहा जाती है, लैंगिक और अलैंगिक। लैंगिक क्रिया में क्या होते हैं? नर और मादा भाग लेते हैं तो जनन क्रिया होती है, जबकि अलैंगिक में एक ही जीव भाग लेते हैं। जैसे लैंगिक में अगर बात करें तो हाथी, मनुष्य, ये सभी जो होते हैं लैंगिक क्रिया करते हैं। और याद रखिएगा कि लैंगिक क्रिया जो होती है बहुत ही जटिल होती है, यानी इसमें बहुत सी बाधाएं आती हैं, क्योंकि यह जानते हैं कि यह कई महीनों यानी इसकी जो महीनों से लेकर वर्षों तक प्रजनन करने में समय लगती है, यानी जिनमें माताओं को बहुत कष्ट भी होती है। जबकि अलैंगिक में क्या होता है कि कुछ मिनट से लेकर कुछ घंटे में ही जनन क्रिया संपन्न हो जाती है, जिनमें माताओं को उतने कष्ट नहीं होते हैं जितने ही लैंगिक में होती है। अलैंगिक में क्या होता है तो एक कोशिकीय जीव अलैंगिक क्रिया में भाग लेते हैं, जबकि बहुकोशिकीय जीव जो होते हैं जैसे मनुष्य हो गए, हाथी हो गए, जानवर जितने हैं वो सभी लैंगिक क्रिया। और याद रखिएगा कि अलैंगिक क्रिया से उत्पन्न जीव हूबहू अपने माता के समान होते हैं, इसलिए उसे क्लोन कहा जाता है। इसे क्लोन किसे कहा जाता है? तो अलैंगिक क्रिया से उत्पन्न जीव। जबकि लैंगिक क्रिया से उत्पन्न जीव हूबहू अपने माता और या ना पिता, यानी ना माता और ना पिता दोनों के समान नहीं होते हैं, वे अलग धारणा में होते हैं, यानी अलग व्यक्तित्व के होते हैं। यानी ना ही वह नर होते हैं, यानी ना माता के समान होते हैं, ना ही वह पिता के समान, तो वह दोनों के मिश्रण से होते हैं। आप जानते हैं कि लैंगिक क्रिया में अर्धसूत्री विभाजन होता है। क्या होता है? अर्धसूत्री।
और जबकि अलैंगिक क्रिया में क्या होता है, तो आप जानते हैं कि दो भाग नहीं लेते, इसलिए वह समसूत्री है। अब यही बात आती है कि अलैंगिक क्रिया में आप जानते हैं कि मादा में कितनी होती है, 46 एक गुणसूत्र पाई जाती है, जबकि नर में 46 XY गुणसूत्र पाए जाते हैं। तो इसमें क्या होती है, अर्धसूत्री विभाजन का अर्थ होता है कि इधर से आधा यानी 23 और इधर से आधा यानी 23। अगर इधर से x भाग लेती है और इधर से x, तो कुल हो जाते हैं 46 XX। अगर XX आती है, इधर से भी x और इधर से भी x आती है, तो इसके द्वारा उत्पन्न जीव जो प्रजनन क्रिया होती है उसके बाद जो अति बनती है वह हमेशा लड़की उत्पन्न होती है। याद रखिएगा कि इधर से x और इधर से x आएगी तो जीव जो उत्पन्न होगा वह लड़की होगी, जबकि इधर से 23x और इधर से 23y आती है तो कुल हो जाते हैं 46XY। तो जब 46XY गुणसूत्र बनेंगे तो उत्पन्न जीव क्या होगा, लड़का होगा। अब हम इस चक्कर में ये जो अभी हमने बात बताई उसको आप नोटबुक में डाल लेंगे। अब हम आगे आते हैं, तो आप जानते हैं कि नर और मादा जो होते हैं विपरीत गुण वाले होते हैं विधि। हम उसे कैसे पहचानते हैं, तो नर और मादा की पहचान उनके शरीर की आकार और उनके परिवर्तनशील क्रियाओं के द्वारा होती है। आप सभी जानते हैं कि नर और मादा एक लिंगाश्रयी होते हैं, जिनके दोनों के संबंध मां से ही लैंगिक क्रिया संपन्न होती है और जनन क्रिया संपन्न होती है। अगर क्वेश्चन है कि नर और मादा के जनन तंत्र कौन से होते हैं, तो नर और मादा के जनन तंत्र जनन ग्रंथिया एवं गोंडस होते हैं। कौन कौन होते हैं, तो जनन ग्रंथिया एवं गोंडस होते हैं। दूसरा क्वेश्चन है कि नर जनन अंग कौन कौन होते हैं। क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव में आ जाती है कि नर जनन अंग किसे कहते हैं, तो नर जनन अंग को वृषण कहते हैं या टेस्टिज। वृषण या टेस्टिज दोनों कहा जाता है। नर जनन अंग को क्या कहते हैं, तो वृषण या टेस्टिज कहते हैं। जबकि और नर जनन अंग से क्या बनता है, तो शुक्राणु का निर्माण होता है। यानी नर जनन अंग से किसका निर्माण होता है, तो शुक्राणु का। जबकि मादा जनन अंग कौन है, अगर क्वेश्चन है कि नर जनन अंग को क्या कहते हैं, तो वृषण कहेंगे या फिर टेस्टिस करेंगे। और नर जनन अंग से किसका निर्माण होता है, तो शुक्राणु का। जबकि मादा जनन अंग किसे कहते हैं, तो अंडाशय या ओवरी को। अंडाशय हिंदी में और ओवरी इंग्लिश में बोलते हैं। मादा जनन अंग को क्या कहते हैं, अंडाशय या ओवरी। और यह किसका निर्माण करती है, तो अंडाणु का निर्माण करती है या ओभा। मादा जनन अंग कौन सी है, तो अंडाशय है और यह किसका निर्माण करती है, तो अंडाणु या ओभा का निर्माण करती है। आप सभी जानते हैं एक महिला पूरे जीवन काल में 400 अंडे उत्पन्न करती है। अब ये हो गया। अब इसमें हमने जाना कि क्या होती है, तो मादा जनन अंग क्या है, तो अंडाशय या ओवरी है जिससे इनका निर्माण होता है। जैसे हमने पुराने चैप्टर में पढ़ा था कि पुष्पों में क्या होती है, नर जनन अंग और मादा जनन अंग। तो जयांग और पुमंग जो होती है पुष्पों के नर जनन अंग और मादा जनन अंग होती है। उसी तरह इसमें वृषण होती है नर जनन अंग और अंडाशय होती है मादा। इनमें नर और मादा में किस प्रकार पहचान की जाती है। आप जानते हैं कि हमने बताया था कि नर और मादा के शरीर की आकार और शरीर के आकार में परिवर्तन होते हैं। तो क्या परिवर्तन होते हैं हम जानेंगे। तो पहला है उनके लक्षण, नर और मादा, यानी लक्षण क्या क्या है और नर और मादा में क्या क्या है। जैसे शरीर, अब नर का शरीर क्या होता है, तो नर का शरीर अपेक्षाकृत अधिक बड़ा एवं पेशीयुक्त होता है। नर का शरीर क्या होता है, तो अधिक बड़ा यानी आकार में बड़ा एवं पेशीयुक्त होता है। पेशीयुक्त की यानी होता है कि मांसपेशियां शरीर के शोल्डरों पे अधिक विकसित होती हैं। दूसरा है कि मादा का शरीर आकार में छोटा होता है। मादा का शरीर क्या होता है, तो आकार में छोटा होता है एवं कम पेशीयुक्त होती है। क्या होता है, नर का शरीर अधिक बड़ा एवं पेशीयुक्त होती है और मादा का शरीर छोटा एवं कम पेशीयुक्त होती है। दूसरा है कि त्वचा, स्किन। तो आप जानते हैं कि त्वचा, नर के जो त्वचा होते हैं अधिक बालयुक्त होते हैं एवं मोटी होती हैं। अधिक क्या होते हैं, तो बाल युक्त होते हैं, यानी नर के चेहरे पर बाल यानी दाढ़ी मूछ जो होते हैं अधिक होते हैं, जबकि त्वचा कम बाल युक्त होते हैं। महिलाओं में क्या होती है, तो बाल नहीं होते, रोई कुछ मात्राएं पाई जाती हैं तो वह बाल का रूप नहीं होते, यानी बाल युक्त एवं पतली होती है। और इनके जो चेहरे होते हैं बहुत ही कोमल होती हैं, जबकि नर के जो अथी होते हैं बहुत ही कठोर एकदम सख्त होते हैं। तीसरी है बाल, हेयर।
आप ये जानते हैं कि नर में कहाँ पे पाई जाती है, तो नर के चेहरे पर दाढ़ी एवं मूछ पाई जाती है। नर के चेहरे पर बाल के रूप में क्या होती है, तो दाढ़ी एवं मूछ पाई जाती है, एवं आर्मपिट पर बाल युक्त होते हैं। छाती पर भी बाल पाए जाते हैं और एवं आर्मपिट पर भी पाए जाते हैं। जबकि मादा में क्या होता है कि दाढ़ी मूछ तो होती नहीं है और छाती पर भी इनमें बाल नहीं पाए जाते हैं। आर्मपिट पर कम बाल होते हैं, जबकि नर की अपेक्षा मादा के सिर पर बाल अधिक लंबे होते हैं। नर का बाल छोटा होता है यानी कम बड़ा होता है, जबकि मादा में अधिक बाल, यानी आप कह सकते हैं कि नर की अपेक्षा मादा में बाल अधिक विकसित होते हैं। अगला है कि वक्ष स्थल। नर में वक्ष स्थल प्रायः कम विकसित होते हैं। नर के क्या होते हैं, तो वक्ष स्थल जो होते हैं कम विकसित होते हैं, यानी ज्यादा बड़े नहीं होते हैं, जबकि मादा में वक्ष स्थल अधिक विकसित होते हैं, यानी मादा का जो वक्ष स्थल होता है नर की अपेक्षा अधिक बड़ा होता है। अगला है कि कंधे, शोल्डर। तो आप जानते हैं कि कंधे चौड़े होते हैं किसके, तो नर के कंधे जो होते हैं अधिक चौड़े होते हैं। याद रखिएगा कि नर के कंधे अधिक चौड़े होते हैं, जबकि मादा के कंधे संकीर्ण होते हैं, यानी सिकुड़े हुए, यानी ज्यादा बड़े नहीं होते हैं, यानी मादा के अधिक क्या होते हैं, बड़े नहीं होते। आवाज, वॉइस। नर का स्वर स्तर कम होता है। नर के जो स्वर स्तर होते हैं कम होते हैं। नर जब बात बोलते हैं किसी चीज को तो इनमें स्वर स्तर जो होते हैं बहुत ही कम होते हैं, जबकि मादा का स्वर स्तर ऊंचा होता है। जबकि मादा जब वो किसी बात को बोलते हैं तो उनमें स्वर स्तर जो होती है नर की अपेक्षा अधिक बड़ा होती है, और ये इनके परिवर्तित है। आप समझ गए हैं इन सभी चीजों को। मानव में पाए जाने जनन तंत्र दो प्रकार के होते हैं। अब हम बात करेंगे कि मानव जनन तंत्र कितने प्रकार के होते हैं, तो दो प्रकार के होते हैं। पहला तो प्राथमिक लैगिंग अंग, प्राइमरी सेक्स ऑर्गन। तो इसमें बात करते हैं तो प्राथमिक लैगिंग अंग के अंतर्गत आने वाले वे अंग आते हैं किसके, तो प्राथमिक लैगिंग अंग के अंतर्गत आने वाले वे अंग आते हैं जिनके द्वारा युग्मकों का निर्माण होता है। जिनके द्वारा किसका निर्माण होता है, तो जिनके द्वारा युग्मकों का निर्माण होता है। नर में वृषण तथा मादा में ओवरी प्राथमिक जनन अंग है। नर में क्या है, तो वृषण तथा मादा में क्या है, तो ओवरी प्राथमिक लैंगिक अंग हैं। इनमें युग्मकों के साथ हार्मोन का भी उत्पादन है। इनके साथ क्या होता है, तो युग्मकों के साथ हार्मोन का भी उत्पादन होता है। दूसरा है कि द्वितीयक लैंगिक अंग। द्वितीय लैंगिक अंग क्या होते हैं, तो वे अंग जो युग्मकों के निर्माण में भाग नहीं लेते। क्या होते हैं, तो वे अंग जो युग्मकों के निर्माण में भाग नहीं लेते परंतु सहायक होते हैं, परंतु सहायता करते। वे अंग जो युग्मकों के निर्माण में भाग नहीं लेते परंतु सहायक होते हैं, उसे क्या कहते हैं, द्वितीयक सहायक अंग कहते हैं। उसे क्या कहते हैं, द्वितीयक सहायक, यानी मुख्य रूप से न होकर उनके सहायक अंग होते हैं। याद रखिएगा, इनके द्वारा हार्मोन का भी उत्पादन नहीं होता। इनके द्वारा क्या होता है, तो हार्मोन का उत्पादन नहीं होता।